नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा शकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। प्रदेश सरकार जन समस्याओं के समाधान के लिए एक बार फिर जन जन जागरूकता कार्यक्रम चलाने जा रही है। धामी सरकार के नेतृत्व में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जहां पर जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 जुलाई से 15 दिनों तक इस विशेष अभियान के संचालन के निर्देश दिए। अभियान के तहत जिला, ब्लॉक और तहसील स्तर पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे, जहां तमाम विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर ही लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। सीएम धामी ने कहा कि पिछली बार जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान की वजह से 50,000 से ज्यादा लोगों को फायदा हुआ था। इस बार भी पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे, जहां जनता की समस्या का समाधान किया जाएगा। भारत सरकार की राज्य सरकार हमने पहले कार्यक्रम चलाया था जन जन की सरकार जन जन के द्वार, और इसमें सरकार प्रत्येक न्याय पंचायत पर गई थी। बहुत सारे जरूरतमंद लोग जो मुख्यालय नहीं आ पाते, जिला मुख्यालय भी नहीं जा पाते, राज्य के कमिश्नरी में नहीं जा पाते, राजधानी नहीं आ पाते हैं, अपना साधन संसाधन का अभाव है, उनके घर पर सरकार जा रही है। और वहीं पर हमने कैंप लगाए थे, जिसमें 50,000 से भी ज्यादा लोगों को त्वरित रूप से वहीं पर उनका समाधान हुआ था। उनको भारत सरकार की, राज्य सरकार की जो लाभार्थी योजनाएं, उनके लाभ मिले थे। बहुत लोगों के प्रमाण पत्र नहीं बन पाए थे, उनके प्रमाण पत्र बने। बहुत सारे विकलांग जो थे, उनके घरों में जाकर ये प्रमाण पत्र बनाए गए, जिनसे कि काफी चीजें उनको मिली। तो वो बड़ा हमारे राज्य के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी, मैं कह सकता हूँ कि बेस्ट प्रैक्टिस। और उसका दूसरा चरण हम लोग 4 जुलाई से एक पखवाड़ा, यानी कि 15 दिन का, लगभग 15 दिन का, 4 जुलाई से लेकर 20 तारीख तक ये पखवाड़ा हमारा चलेगा। और इसमें फिर से ऐसे स्वास्थ्य के शिविर, ऐसे हमारे विकलांगों के शिविर, दिव्यांगों के शिविर, इस प्रकार के अनेक शिविर लगाए जाएंगे, जिसमें सभी विभाग प्रतिभाग करेंगे। और राज्य के बहुत सारे स्थान जो अभी भी पहले चरण में आच्छादित नहीं हो पाए थे, जहां तक कुछ रह गए थे, उनको हम लोग करेंगे। और इसका हम लोग तीसरा चरण भी सितंबर माह में, बरसात काल के बाद, फिर से प्रारंभ करेंगे। नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों के बीच बैठक भी हुई। नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई, जिसमें उत्तराखंड की लगभग 7,000 करोड़ लागत की प्रस्तावित अहम सड़क परियोजनाओं पर सहमति बनी। सीएम धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में सड़क और कनेक्टिविटी से जुड़ी कई अहम परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ बैठक में करीब 7,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा हुई। सीएम ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे समेत अन्य परियोजनाओं से राज्य की कनेक्टिविटी लगातार बेहतर हो रही है, जिससे आवागमन आसान हुआ है और चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के फिर से शुरू होने के बाद 2 माह के अंदर लगभग 55,000 श्रद्धालुओं का पहुंचना राज्य के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सड़क निधि के तहत 750 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। श्रीनगर क्षेत्र में बाईपास के चौड़ीकरण सहित कई कार्य किए जाएंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग की कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को भी मंजूरी मिली है। जनता की अपेक्षाएं हैं, उनको पूरा करना है, यही ध्येय लेकर G20 की मेजबानी का भी हमको अवसर मिला। इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन हुआ, जिसमें 1 लाख करोड़ से अधिक की मतलब ये कह सकते हैं कि एक क्रांति। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय 2003 में उन्होंने एक स्पेशल पैकेज हमारे इंडस्ट्री के लिए दिया था। उसके बाद एक दूसरी क्रांति वहां पर इस रूप में हुई कि 1 लाख करोड़ से भी अधिक के ग्राउंडिंग पर अभी काम हो गया है। ऐसे अनेक काम इन क्षेत्रों में हुआ है। आपदा के क्षेत्र में आपने देखा कि सिलक्यारा टनल रेस्क्यू अभियान, जिसमें कि 17 दिनों तक हमारे 41 श्रमिक भाई अपने जीवन के लिए संघर्ष करते रहे, उनको बहुत सुरक्षित तरीके से निकाला गया। अन्य समय में भी बड़ा क्विक रिस्पांस राज्य में किया गया है। आज राज्य हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। और हमारा प्रधानमंत्री जी के
मार्गदर्शन में जो उनके मुंह से निकले हुए शब्द थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो वो शब्द उनके बाबा केदार के धाम में निकले और आज वो साक्षात रूप से धरातल पर जो है व्यवहार में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक एक दिन है और जो भी समय है उसमें अच्छा काम करना है। उत्तराखंड की जनता की अपेक्षाएं हैं, उनको पूरा करना है। यही ध्येय लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण ये हमारा मंत्र है। अभी 4 जुलाई से हमने पहले कार्यक्रम चलाया था जन जन की सरकार जन जन के द्वार, और इसमें सरकार प्रत्येक न्याय पंचायत पर गई थी। बहुत सारे जरूरतमंद लोग जो मुख्यालय नहीं आ पाते, जिला मुख्यालय भी नहीं जा पाते, राज्य के कमिश्नरी में नहीं जा पाते, राजधानी नहीं आ पाते हैं, अपना साधन संसाधन का अभाव है, उनके घर पर सरकार जा रही है। और वहीं पर हमने कैंप लगाए थे जिसमें 50,000 से भी ज्यादा लोगों को त्वरित रूप से वहीं पर उनका समाधान हुआ था। उनको भारत सरकार की, राज्य सरकार की जो लाभार्थी योजनाएं उनके लाभ मिले थे। बहुत लोगों के प्रमाण पत्र नहीं बन पाए थे, उनके प्रमाण पत्र बने। बहुत सारे विकलांग जो थे उनके घरों में जाकर ये प्रमाण पत्र बनाए गए जिनसे कि काफी चीजें उनको मिली। तो वो बड़ा हमारे राज्य के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी, मैं कह सकता हूं कि बेस्ट प्रैक्टिस। और उसका दूसरा चरण हम लोग 4 जुलाई से एक पखवाड़ा यानी कि 15 दिन का, लगभग 15 दिन का 4 जुलाई से लेकर 20 तारीख तक ये पखवाड़ा हमारा चलेगा। और इसमें फिर से ऐसे स्वास्थ्य के शिविर, ऐसे हमारे विकलांगों के शिविर, दिव्यांगों के शिविर, इस प्रकार के अनेक शिविर लगाए जाएंगे जिसमें सभी विभाग प्रतिभाग करेंगे। और राज्य के बहुत सारे स्थान जो अभी भी पहले चरण में आच्छादित नहीं हो पाए थे, जहां तक कुछ रह गए थे, उनको हम लोग करेंगे। और इसका हम लोग तीसरा चरण भी सितंबर माह में बरसात काल के बाद फिर से प्रारंभ करेंगे। सर, श्री राम मंदिर में जिस तरीके चंदा घोटाला हुआ है, उस पर विपक्ष 2 सवाल खड़े करे। एक सवाल और निकल कर आया है विपक्ष की तरफ से कि जैसे एक बोर्ड तैयार किया जाए, कानूनी बोर्ड, जो कि सभी मंदिरों हो, मस्जिद हो या किसी भी धर्म का कोई भी इस तरीके का तीर्थ स्थल हो, और वो बोर्ड उसके ऊपर काम करे और पूरी निगरानी में चंदा उसके रहे, इससे घोटाला ना हो। देखिए, जहाँ तक अयोध्या प्रकरण का सवाल है, उस पर ऑलरेडी वहाँ पर जांच एजेंसियां काम कर रही हैं और जांच एजेंसी की रिपोर्ट आएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए मैं समझता हूँ और अच्छे सुझाव जितने भी होंगे निश्चित रूप से आगे भविष्य में अमल में आएंगे। लेकिन सर, कांग्रेस कह रही है कि हमें कांग्रेस के नेता जाने वाले थे, उनको दर्शन करने की वजह से रोका गया, और ये आरोप लग रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है बीजेपी में। देखिए, लोकतंत्र की हत्या 1975 में किसने करी पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। संविधान का गला किसने घोटा, और आजकल एक जो है नया ट्रेंड चला दिया है, संविधान मानना नहीं है, व्यवस्था को मानना नहीं है, नियम कानून मानने नहीं है, लेकिन हर बात पर कहना है कि संविधान की हत्या हो रही है। संविधान की हत्या तो उन्हीं की पार्टी ने करी थी। और राम मंदिर की जब तक वो बात करते हैं कि हम दर्शन करने जाएंगे, उनको तो ससम्मान प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था और वो तो आए ही नहीं। वो इसलिए नहीं आए, मैं अगला सवाल भी बता देता हूं, वो इसलिए नहीं आए क्योंकि उनको लगता था कि अगर हम गए तो हमारा एक विशेष वोट बैंक हमसे नाराज हो जाएगा। और जो तुष्टीकरण की वोट बैंक की राजनीति थी, उन्होंने भगवान राम से भी दूरी बनाई। उस समय राम सेतु को काल्पनिक बताया, बड़ी बड़ी वकीलों की फौज सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जो है पैरवी करने के लिए कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। अब राम मंदिर बन गया है तो वो ऐसी मनगढ़ंत बातें करते हैं कि हम दर्शन करने जाने वाले थे, हमें रोका गया, हमें बुलाया। जब बुला रहे हैं तब नहीं आ रहे हैं तो उनको रोकेगा कौन? जी, अभी तक नहीं गए। आप बताइए। सर, सपा कह रही है कि जो ये दान चोरी हुआ है, इसका इस्तेमाल बीजेपी अपने कार्यालय बनाने में करेगी और चुनाव प्रचार में करेगी। देखिए, समाजवादी पार्टी के समय में राम मंदिर के लिए आंदोलन करने वाले कार सेवकों पर किस प्रकार से लाठी चलाई गई थी, किस प्रकार से गोली चलाई गई थी, किस प्रकार से वो भगवान राम का परिसर लहू से जो है पूरी तरह से
आच्छादित हो गया था, पूरा वहाँ लहूलुहान हो गया था, कितनी हत्याएं उस समय हुई थी। इसलिए ऐसी पार्टियों पर किसी का विश्वास नहीं है। और जहाँ तक रही इस प्रकरण की बात, तो इस पर जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। जांच एजेंसियों की जांच पूरी होने पर सबको विश्वास करना चाहिए। और मुझे लगता है कि तब तक जो है कोई टिप्पणी अपने केवल राजनीतिक फायदे के लिए नहीं करनी चाहिए। इससे पूरी दुनिया का कहीं न कहीं इस पर ध्यान है, पूरी दुनिया देख रही है। ये लोग करते क्या हैं कि राजनीति के कारण ये जो है पूरे धर्म को तिंजाललिक देने से भी जो है इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पार्टियों का विरोध ठीक है, लेकिन पार्टियों का विरोध करते करते ये देश का विरोध करने लगते हैं, भगवान राम के विरोधी हो जाते हैं। कहीं जो है ये सरकार का विरोध करना शुरू कर देते हैं, सरकार का विरोध करते करते देश का विरोध करना शुरू कर देते हैं। ये विपक्ष में यही हालत है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि ये सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है, सनातन वायरल फीवर है। इस प्रकार की संज्ञा देने वाले लोगों के मुख्यमंत्री धामी के 1 जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड भंग करने के फैसले का उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ये कदम मुस्लिम बच्चों के भविष्य के लिए ऐतिहासिक है। शादाब शम्स ने कहा कि मदरसा बोर्ड बच्चों के लिए नासूर बन गया था, जिसकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं थी। साथ ही 8वीं के बाद 9वीं और 10वीं के बाद 11वीं में दाखिला नहीं मिलता था, जो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ था। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि अब वन नेशन वन एजुकेशन के तहत मदरसे के बच्चे उत्तराखंड बोर्ड का पाठ्यक्रम पढ़ेंगे। एक तरफ वे हाफिज कुर्बान बनेंगे तो दूसरी तरफ NCERT सिलेबस में श्री राम, श्री कृष्ण और अन्य महापुरुषों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो युवा मुख्यमंत्री को बधाई और धन्यवाद कि उन्होंने मदरसा बोर्ड को समाप्त किया। मदरसा बोर्ड मुस्लिम मदरसों के बच्चों के लिए भी नासूर बन गया था। वो डिग्री जिसकी समकक्षता नहीं थी, वो डिग्री जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी। क्या कोई माँ बाप ऐसे बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ाएंगे जिसकी समकक्षता ना हो, और वो 8th कर ले 9th में कहीं एडमिशन ना मिले, 10th कर ले तो 11th में कहीं एडमिशन ना मिले। ये बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ था। दूसरा, उत्तराखंड के अंदर बच्चों को, जो मदरसे के बच्चे हैं, उनको कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव था। और ये वन नेशन वन एजुकेशन, यानी कि अब हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले, उस तरफ बढ़ते हुए युवा मुख्यमंत्री ने मजबूत कदम उठाया है। और मैं ये कहता हूं कि बहुत जिम्मेदारी के साथ अब मुस्लिम बच्चों को भी सब कुछ पढ़ने का अवसर मिलेगा। अब एक तरफ जहां वो हाफिज कुरान बनेंगे, वहां दूसरी तरफ वो उत्तराखंड शिक्षा परिषद, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है, उसके बोर्ड को भी पढ़ेंगे। और वो जब कुरान को पढ़ेंगे, हदीसों को पढ़ेंगे, तो मोहम्मद साहब को, खुदा को जानेंगे। और उनके समझकर उनको ये एहसास होगा कि कितना बड़ा किरदार मोहम्मद साहब का था। लेकिन जब वो उत्तराखंड का NCERT का सिलेबस पढ़ेंगे तो वो वहाँ श्री राम को समझेंगे, श्री कृष्ण को जानेंगे, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर को समझेंगे, बाबा नानक देव को जानेंगे, और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को समझते हुए देश के संविधान और लोकतंत्र को समझेंगे। यानी अपने नबी से, अपने सहाबाओं से, अपनी शरीयत से प्यार करेंगे, लेकिन बाकी मजहबों की भी इज्जत करेंगे। मॉनसून सीजन के दौरान संभावित आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने की तैयारी की जा रही है, जिसको लेकर मॉक ड्रिल भी आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कि आपदाओं से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए उत्तराखंड में आगामी 2 जुलाई को सभी 13 जनपदों में राज्यव्यापी आपदा मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। इस मॉक ड्रिल की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन विभाग में टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित की गई, जिसमें राज्य और बचाव कार्यों से जुड़े सभी प्रमुख विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान सचिव आपदा प्रबंधन ने विभागों के बीच समन्वय, त्वरित प्रक्रिया क्षमता और संसाधनों की उपलब्धता की समीक्षा की। साथ ही अधिकारियों को पूरी गंभीरता और समन्वय के साथ मॉक ड्रिल को सफल बनाने के निर्देश दिए। डुप्लीकेसी ना हो, इन चीजों को देखना है। और हमारे कौन-कौन से ऐसे जो आपको याद होगा कि 9 तारीख को जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने मानसून की तैयारियों की बैठक लिया था, तो उसमें यह निर्देश दिया था कि आप मॉक ड्रिल कराइए सभी जनपदों के साथ में। उसी के अनुपालन में हम लोग आज टेबल टॉक एक्सरसाइज कर रहे हैं। 2 जुलाई को हमारी मॉक ड्रिल प्रस्तावित है। यह मॉक ड्रिल सभी 13 जनपदों में की जा रही है। किसी जनपद में 4 स्थान हैं, कहीं 5 हैं, कहीं 6 स्थान हैं। कुल 66 प्लेसेस पे हम लोग मॉक ड्रिल करने जा रहे हैं। उसकी तैयारियों के बारे में बैठक की जा रही है। इसमें खास बात यह है कि हमने इस बार उन प्लेसेस को चुना है
जहाँ पर आमतौर पे मॉकड्रिल नहीं होती थी। बार बार जहाँ मॉकड्रिल होती थी उसको हटा दिया है हमने, ताकि उन नए स्थान पे जो अधिकारी हैं उनको भी ज्ञात रहे। मॉकड्रिल में हमने ये भी प्रयास किया है कि जो ऑब्जर्वर हमारे हैं वो DOC में रहेंगे, एक ऑब्जर्वर, सीनियर ऑब्जर्वर। उसके साथ में जहाँ पे घटनास्थल है वहाँ एक ऑब्जर्वर रहेंगे, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के, आर्मी के, CAPF के, SSB आदि के लोग रहेंगे। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी कहा है कि जनपद अपनी एक प्रेजेंटेशन देंगे कि किस प्रकार से काम कर रहे हैं, किस प्रकार से मॉकड्रिल का उसकी तैयारी है, उसको देखेंगे। और एक्चुअल में मॉकड्रिल हमारी 2 तारीख को होगी, तो उसमें फिर हम अलग अलग प्लेसेस में खास जो हमारे रैंडम आधार पे हम जनपदों से बात करेंगे, देखेंगे क्या तैयारियाँ उनकी हैं और जो कमियाँ पाई जाएंगी उसके बारे में उनको बताया जाएगा, ताकि एक्चुअल में अगर कभी आपदा की स्थिति बनती है तो हम बेहतरीन तरीके से काम कर पाएँ। और मॉकड्रिल का जो बहुत बड़ा हमें फ़ायदा होता है, समन्वय काफ़ी आसान हो जाता है, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किसकी क्या क्या क्लियर हो जाते हैं। आपने नीचे देखा होगा कि आप जरूर देख के जाइएगा कि नीचे हमने प्रदर्शनी लगाई है, जो हमारे सर्च रेस्क्यू के उपकरण हैं वो किस प्रकार के उपकरण हमारे पास अवेलेबल हैं, किस प्रकार से फंक्शनिंग होती है, किस प्रकार की आपदा में यूज किए जाते हैं, वो हमारे लिए कैसे लाभदायक हो सकते हैं, उसके बारे में मैं आपसे अनुरोध करूँगा। उसको आप देख उनसे बाइट लेके उसको भी दिखाइए लोगों को, ताकि जनपद में, राज्य में लोगों को यह याद रहे कि हमारे पास क्या क्या उपकरण है, कितनी हमारी तैयारी। देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में पिछले साल मानसून के दौरान आपदा में क्षतिग्रस्त हुए हाईवे पुल का पुनर्निर्माण अंतिम चरण में पहुंच गया है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर अधिकारियों को तय समय सीमा के अंदर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लगभग 16 करोड़ रुपए की लागत से चल रहे इस प्रोजेक्ट का करीब 95% कार्य पूरा हो चुका है। बादल फटने की घटना में क्षतिग्रस्त हुए पिलर को हटाकर नया पिलर तैयार किया गया है और पूरे पुल को सुरक्षित करने के लिए स्थापित किए गए हैं। साथ ही नदी के दोनों किनारों पर सुरक्षा दीवार और अन्य सुरक्षात्मक कार्य भी किए जा रहे हैं। इस मौके पर सतपाल महाराज ने कहा कि अगले 10 दिनों के अंदर पुल को आमजन के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे बरसात में पहले लोगों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके। चमोली के थराली में सोमवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से रेफर हुई कुराड़ के आफर तो की गर्भवती महिला ने 108 एम्बुलेंस में दम तोड़ दिया। कर्णप्रयाग अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और बीजेपी सरकार के प्रति भारी आक्रोश है। उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। चमोली जिले के थराली से एक गर्भवती महिला को गंभीर हालत में कर्णप्रयाग रेफर किया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही एम्बुलेंस में उसकी मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना के बाद स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और रेफरल सिस्टम पर कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। महिला की मौत ने साफ कर दिया है कि देहरादून में बैठे कैबिनेट मंत्री से लेकर प्रवक्ता तक सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि पहाड़ी जिलों के अस्पताल में पहले ही बेहतर सुविधाएं नहीं थी और आज जब बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है तब भी वही हाल है। सरकारी सेवाओं के अभाव में लाचार है। कल दिनांक को मेरी बहन लगभग 8 बजे करीब प्रसव के लिए पैदल चल करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली तक आई थी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली में जब वो पहुंचे तो 9 साढ़े 9 बजे उनकी पर्ची कटी और पर्ची कटने के बाद वो उनकी जो रिपोर्टें हैं वो सारी जमा हुई और लगभग 11 बजे करीब वहाँ पे एक डॉक्टर आए। डॉक्टर ने बताया कि आपका जो पेशेंट है ये नॉर्मल है, इनकी डिलीवरी नॉर्मल होनी है और ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली में ही हो जाएगी। लेकिन जैसे ही टाइम बीतता गया 11 बजे से 12, 1 और 2, 2-2:30 बजे तक वो प्रसूति को लगभग परेशान करते रहे या यूँ कहें चेकअप करते रहे, इतने प्रोसेस हमें पता नहीं है। लेकिन जब वो 2 बजे तक लास्ट टाइम पे उनके जो पानी का एक थैला होता है वो फट गया और बहन किसी प्रकार से प्रसव नहीं हो पाई। और जब समस्या ये हुई तो वहाँ पे थराली में आकर के डॉक्टर ने ज़बरदस्ती उनको रोकने की कोशिश की। मेरी माँ उनके साथ थी, माँ थोड़ा अनपढ़ है। माँ ने समझाने की कोशिश की कि यदि आपसे प्रसव नहीं हो पाता है तो आप क्या करें कि इनको रेफ़र कर दें। लेकिन उन्होंने मेरी माँ के साथ धमकी भरे शब्द यूज़ किए। बोले बुढ़िया तू क्या जानती है, तेरे को कुछ पता नहीं है, ऐसे केस हम 50 झेलते हैं और 50 केस को हम इस प्रकार से झेल रहे हैं।
कृतिका सरिता देवी के भाई पप्पू सोलियाल ने बताया कि गर्भवती सरिता देवी को प्रसव पीड़ा होने पर सोमवार सुबह 8 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली लाया गया, लेकिन डॉक्टर की नाइट ड्यूटी होने के कारण डॉक्टर ने 3 घंटे देरी से गर्भवती का चेकअप 11 बजे किया और थराली अस्पताल में ही डिलीवरी करवाने की बात कही गई। वहीं बाद में अस्पताल के चिकित्सा स्टाफ ने गायनोलॉजिस्ट नहीं होने की बात कहकर लगभग 3 बजे महिला को कर्णप्रयाग के लिए रेफर कर दिया। डॉक्टरों व नर्स की लापरवाही के चलते नारायण बगड़ के समीप बगोली के आसपास महिला ने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर और पंखा भी नहीं था। 2:30 बजे तक जब उनसे प्रसव नहीं हो पाया तो जब तक बहन में ताकत थी तब तक बहन जोर लगाती रही। उन्होंने बहुत पुश किया, बहुत परेशान किया और जब बहन प्रसव नहीं हो पाई तो लास्ट टाइम पे उनको 108 के अंदर बिठा करके भी एग्जामिन किया, बहुत परेशान किया और जब उन्हें लगा कि अब ये आउट ऑफ कंट्रोल है तो उन्होंने 108 पर बिठा करके उसको रेफर कर दिया। और वो जैसे नारायणबगड़ पहुँचे और नारायणबगड़ में आधे रास्ते में ही उन्होंने कर्णप्रयाग के लिए आ रहे थे और आधे रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। और जहाँ तक मुझे लगता है ये जितनी भी लापरवाही हुई है इसमें सारे डॉक्टर का ही दोष है और हम न्याय चाहते हैं कि आने वाले समय में इस प्रकार से प्रसूता को कोई समस्या ना हो, क्योंकि थराली में आए दिन ऐसे केस होते जा रहे हैं। मैं तो सुबह आया था, उसमें जो है डॉक्टर अमित रुद्र देख रहा था पेशेंट, स्टाफ भी सब था वहाँ पे। उसमें कंडीशन क्या था, नॉर्मल डिलीवरी हो सकता था यहाँ पे ना, लेकिन क्या है कि एक बच्चे का फीटर हार्ट बढ़ गया था और डिलीवरी का प्रोग्रेस जो नॉर्मल डिलीवरी तो हो नहीं पा रहा था। इसके लिए गायनोकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत था और सीजेरियन भी करना पड़ सकता था। यहाँ उसकी फैसिलिटी है नहीं, इसका जबकि पेशेंट का सारी चीज़ स्टेबल था यहाँ पे, तभी उसने रोक रखा था नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन हो नहीं पाया, इसलिए रेफर किया गया। सर ये मेरे संज्ञान में लेकिन ये कहा गया कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा, पेशेंट को भी समझाया गया, लेकिन जब नहीं हो पाया तब रेफर किया। जब सारे मरीज को रेफर करेंगे तो वो भी सही नहीं है ना, कोशिश तो कर सकते हैं। उसने कोशिश डॉक्टर ने बहुत किया लेकिन वो नहीं हुआ तो लास्ट में बोला गया कि इसको आगे ले जाओ। वो सर जांच होगा, सर सीएमओ साहब को रिपोर्ट चला गया यहाँ से, उसमें तो टीम गठित होगी, उसमें गायनोकोलॉजिस्ट क्या क्या बढ़ते हैं उसका रिपोर्ट सर आ जाएगा तक। ग्राम प्रधान लेटाल चमोली ने बताया कि सरिता देवी के 2 बच्चे हैं जो अब बेसहारा हो गए हैं। इस घटना ने एक बार फिर पर्वतीय क्षेत्रों की स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पर्याप्त विशेषज्ञ डॉक्टर और जरूरी सुविधाएं होती तो शायद महिला की जान बचाई जा सकती थी। बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार में स्थिति ये है कि परिजनों के मुताबिक एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर तक उपलब्ध नहीं था। ऐसे में सवाल उठता है कि हजारों करोड़ रुपए सालाना का बजट कहाँ खर्च हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।